नमस्कार। आइए हम भारतीय संविधान को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम देखें भारत शासन अधिनियम 1858। इस 1858 में क्या व्यवस्था थी कि इंग्लैंड में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था, जो इंग्लैंड का ही व्यक्ति था। और हमारे देश में एक गवर्नर जनरल होता था। ये गवर्नर जनरल इंग्लैंड का ही व्यक्ति होता था, जिसको हम वाइसराय भी बोलते थे। और इस गवर्नर जनरल के नीचे एक कार्यकारी परिषद होता था, जो इंग्लैंड के बड़े बड़े पदाधिकारियों से बनता था, अनन्य रूप से, यानी कोई अन्य बाहर का नहीं होगा। ठीक है। और प्रांत में गवर्नर होता था, और गवर्नर के नीचे एक कार्यकारी परिषद होती थी, जो वो उसको गवर्नर को, प्रांत में गवर्नर को सलाह देता था कार्यकारी परिषद, और भारतीय गवर्नर जनरल को उसका कार्यकारी परिषद केवल सलाह देता था। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या सब हुआ कि लोक प्रतिनिधित्व के तत्वों का चुटकी भर समावेश किया गया। चुटकी भर समावेश किया गया मतलब इस परिषद अधिनियम 1861 में व्यवस्था किया गया कि जब ये कार्यकारी परिषद विधान परिषद के रूप में विधायी कार्य करेगा, तब कुछ गैर सरकारी सदस्य को भी शामिल किया जाएगा। मतलब कुछ को शामिल किया जाएगा, कितना किया जाएगा, किसको किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं था। मतलब गवर्नर जनरल ही उसको शामिल करेगा, जितना इच्छा होगा, और जिसको इच्छा होगा उसको करेगा। लेकिन इसके कृत्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे इस कार्यकारी परिषद का काम था, जब ये विधान परिषद के रूप में विधायी कार्य करेगा, यानी किसी नियम को बनाते समय जब किसी बात पर ये विचार करेगा, तब गवर्नर जनरल जो विषय देगा कि इस विषय पर आप विचार करिए, तो ये विचार कर सकता है। वो कहेगा कि नहीं करो, तो इस पर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको उस विषयों के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी था गवर्नर जनरल से। दूसरी चीज है कि यदि ये कार्यकारी परिषद यानी विधान परिषद किसी विषय पर विचार भी कर ले, तो उस विषय पर आप विचार करके यदि संकल्प पारित भी कर लेते हैं, तो गवर्नर जनरल को वीटो करने का अधिकार था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। या फिर ब्रिटेन के सम्राट के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता था, यानी आप संकल्प पारित कर दिए तो गवर्नर जनरल मान लेगा या कानून बन जाएगा, ऐसा नहीं था। तो केवल इतना किया गया कि उस परिषद में कुछ गैर सरकारी सदस्य, जो आज तक अनन्य रूप से, मतलब कोई अन्य बाहर से नहीं आएगा, केवल सरकारी पदाधिकारी से मिलकर बनेगा, इसमें व्यवस्था किया गया कि कुछ गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं भारतीय शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि भारतीय विधान परिषद, यानी भारतीय विधान परिषद, जब वो गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद जब विधान परिषद के रूप में विधायी कार्य करेगा, तब वहां के लिए कुछ लोग बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, वो लोग बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से कुछ लोगों को चुन के, आपस में से केवल चुन के, निर्वाचन करके नहीं, केवल अपने में से चुन के गवर्नर जनरल को नाम भेजेंगे और वो उनको शामिल कर लेंगे, और कुछ प्रांतीय विधान परिषद में से आपस में चुन के भेजेंगे और गवर्नर जनरल उनको शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया भारतीय विधान परिषद के लिए। भारतीय विधान परिषद के लिए विशेष बात ये हो गया कि अब इस परिषद अधिनियम 1892 में गवर्नर जनरल अपने से मनोनीत नहीं करेंगे। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ लोगों को भेजेंगे और प्रांतीय विधान परिषद कुछ लोगों को भेजेंगे, जिसको गवर्नर जनरल शामिल कर लेंगे। प्रांतीय विधान परिषद में यही बात भी लागू हो गई, और ये लागू हो गई तो प्रांतीय विधान परिषद में कहां से आएगा? प्रांतीय विधान परिषद में स्थानीय निकायों से, जैसे जिला बोर्ड हो गया, या फिर नगर पालिका हो गया, या फिर क्या कहते हैं
विश्वविद्यालय हो गया, तो यहां से आ जाएगा और इसको हम गवर्नर जनरल को लिस्ट भेजते थे ये लोग, और गवर्नर जनरल इनको शामिल कर लेते थे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उसके कार्य में भी विस्तार हुआ। कार्य में क्या विस्तार हुआ कि साल का राजस्व और व्यय का जो कथन होता है, जिसको हम बजट बोलते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, और कार्यपालिका से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, केवल पूछ सकते हैं। जवाब देगा कार्यपालिका, प्राधिकारी जवाब देगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप पूछ सकते हैं। इससे पहले पूछ भी नहीं सकते थे। तो इतना हो गया परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, या इसको भारतीय शासन अधिनियम भी कह सकते हैं, लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। अब हम देखते हैं कि 1892 में दो चीज हुआ। दो चीज क्या हुआ कि अब इस परिषद में कुछ लोग, जिसको आज तक गवर्नर जनरल ही मनोनीत करता था, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और प्रांतीय विधान परिषद से भारतीय विधान परिषद के लिए जाएगा, और प्रांतीय विधान परिषद में अस्थायी निकाय से जाएगा, जिसको वो शामिल करेगा। और दूसरी बड़ी बात ये हो गई कि आप बजट पर भी चर्चा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि आप कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये पहली बार अधिकार मिला था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। अब हम देखते हैं एक बहुत बड़ा चीज है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 में क्या हुआ, निर्वाचन के तत्वों का ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे देश में निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के तत्वों का पहली बार समावेश किया गया। इससे पहले निर्वाचन का तत्व हमारे देश में था ही नहीं, ब्रिटेन के द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसमें किया गया ये कि ये जो सदस्य कुछ लोग हैं, कुछ लोग आए, ये वो निर्वाचन के द्वारा आएगा। ये भारत परिषद अधिनियम 1909 उस समय के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मॉर्ले, और भारत में जो एक गवर्नर जनरल होता था वो था लॉर्ड मिंटो। तो उसी मॉर्ले और मिंटो के नाम पर मॉर्ले मिंटो अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। इसमें निर्वाचन के तत्वों का पहली बार भी समावेश हुआ, यानी निर्वाचन, ये लोग जो परिषद में, विधान परिषद जिसको हम कार्यकारी परिषद भी बोलते हैं, गवर्नर जनरल के नीचे जो एक परिषद था जो विचार कर सकता था, उस कार्यकारी परिषद में जो बाहर से कुछ लोग आए, उनको निर्वाचन के द्वारा लाया जाने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा व्यवस्था किया गया कि ये लोग आपके द्वारा निर्वाचित होके आएंगे। और प्रांतीय विधान परिषद में कुछ महत्वपूर्ण सुधार हो गए। प्रांतीय विधान परिषद में क्या हो गया, इसके आकार को बड़ा कर दिया गया, इसके आकार को बड़ा कर दिया गया, और ये जो लोग चुन के आए थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। मतलब प्रांतीय विधान परिषद में शासकीय सदस्यों का बहुमत खत्म हो गया। ठीक, लेकिन हमारे संपूर्ण देश के लिए जो गवर्नर जनरल एक थे, उसके नीचे जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें शासकीय सदस्यों का बहुमत बना ही रहा। लेकिन कुछ लोग निर्वाचित होके निर्वाचन के द्वारा उसमें भी आए और शासकीय सदस्यों का बहुमत रहा। अब क्या हुआ, इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में एक और बड़ी चीज हो गई। क्या हो गई कि इनको जो विचार करने का जो दायरा था कि आप क्या क्या कर सकते थे, इससे पहले जो विचार करना था इसके दायरा को बढ़ाया क्या कि अब आप विचार भी कर सकते हैं, कार्यपालिका से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में एक सबसे बड़ी व्यवस्था क्या की गई कि आप संकल्प पारित करके कार्यपालिका के नीति को प्रभावित भी कर सकते हैं।
और कैसे प्रभावित कर सकते हैं? कार्यपालिका की नीति को प्रभावित कर सकते हैं। आप जो पास करेंगे वैसा ही उनको करना होगा। कुछ चीजें अपवाद में था जिस पर आप नहीं कर सकते हैं, जिस पर आप व्यवस्था या नीति नहीं बना सकते हैं, जैसे सेना था, विदेशी कार्य था और देशी रियासतें थी। इन तीन चीज पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। अन्यथा कब 1892 में ही बजट पर चर्चा करने का और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल ही गया था। 1909 में हुआ कि आप नीति बना के इस कार्यपालिका के तरीका को प्रभावित कर सकते हैं, यानी आप जो नीति बनाएंगे वो उसको लागू करना होगा। लेकिन कुछ चीज तो था ही, उनको वीटो का अधिकार भी था। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या हो गया 2009 में, ये जो हम बोले कि निर्वाचन के तत्वों का समावेश किया गया, तो मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचक मंडल, ये चीज व्यवस्था किया गया। पृथक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया मुसलमान बंधुओं के लिए। ये मुसलमान लोग उस समय में लगभग 2006 के लगभग में उन लोगों में एक चर्चा का विषय था पृथक प्रतिनिधित्व, यानी हमारा जो प्रतिनिधि होगा वो हमारे द्वारा ही चुना जाएगा। और ये मुहिम चल रहा था। और उसी समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। तो उस आंदोलन से प्रभावित होकर पृथक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिससे एक बहुत बड़ा पृथकतावाद का जन्म हुआ और जिससे आगे चल के हमारे देश का बंटवारा भी हो गया। तो आज हम देखें इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसमें क्या था, जिसमें एक ही चीज था कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में, जिस समय वो कार्यकारी परिषद विधान परिषद के रूप में विधायी कार्य करेगा, तो कुछ गैर सरकारी सदस्य शामिल किए जाएंगे। वो केवल विचार करेगा, जिस विषय को गवर्नर जनरल विचार करने के लिए देगा, लेकिन केवल विचार ही करना है। विचार करके पूर्व अनुमति भी लेना है। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार भी है। गवर्नर जनरल को इस विषय को ब्रिटिश सम्राट के लिए आरक्षित करने का भी है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश लागू करने का भी है। अध्यादेश जो लागू करेगा उसका भी पावर आप जो विधान परिषद कानून बना के देंगे उतना ही होगा। ठीक है, केवल इतना था। 1892 में हुआ कि कुछ जो ये गैर सरकारी सदस्य है, इस गैर सरकारी सदस्य को बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और प्रांतीय विधान परिषद से लेके भारतीय विधान परिषद में जाएगा और प्रांतीय विधान परिषद में स्थानीय निकायों से आएगा, विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिका। और इसको बजट, जिसको हम कहते हैं कि वार्षिक राजस्व और व्यय का कथन, जिसको हम बजट बोलते हैं, इस पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया। और कार्यपालिका से प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन केवल पूछ सकते हैं, उत्तर देगा नहीं, उसके उत्तर से आप संतुष्ट हो नहीं, ये अलग विषय है। तो दो चीज मिला 1892 में, बजट पर आप चर्चा कर सकते हैं और कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं। 1909 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मोरले और वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, इसके नाम पर यह कानून बना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस 1909 में निर्वाचन के तत्वों का समावेश किया गया। प्रांतीय विधान परिषद में शासकीय सदस्यों का बहुमत खत्म हो गया, यानी अधिक संख्या में लोग चुन के आने लगे। और भारतीय विधान परिषद में बहुमत तो उसी का बना रहा, लेकिन कुछ चीज हुआ कि आप बजट पर
चर्चा ही भी कर सकते हैं, बजट को पास भी कर सकते हैं और कार्यपालिका के नीति को प्रभावित भी कर सकते हैं। और तीन चीजें इससे अपवाद में था कि आप विदेशी कार्य पर या विदेशी किसी नीति पर आप नहीं चर्चा कर सकते हैं, देशी रियासत पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं और सेना पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। इन तीन चीजों को छोड़ के आप चर्चा कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, प्रशासन की नीति को आप प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। और ये पृथक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन और पृथक प्रतिनिधित्व, ये दो चीज 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार में या मोर्ले मिंटो अधिनियम जिसको बोलते हैं, जिसको 1909 में शामिल किया गया, लागू किया गया, उसमें किया गया। तो धन्यवाद। आगे हम चलेंगे। इसके बाद होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।